कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे हैं भीष्म साहनी जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास तमस। तो चलिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम इस उपन्यास के 10वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दिन के उजाले में शहर अधमरा सा पड़ा था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया था। उसमें से उठने वाले धुएं से आसमान में कालिमा उत रही थी, जबकि रात के वक्त आसमान लाल हो रहा था। 17 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। दुकानें बंद थी। दूध दही की दुकानें कहीं कहीं खुली थी और उनके निकट 2-2, 4-4 आदमी खड़े रात की घटनाओं के बारे में कयास लगा रहे थे। मारकाट के बारे में अफवाहें ज्यादा थी। गवाल मंडी वाले कहते रत्ता में दंगा हुआ है, रत्ता वाले कहते कमेटी मोहल्ले में दंगा हुआ है। नया मोहल्ला के चौक में एक घोड़ा मरा हुआ पाया गया था। शहर के बाहर गांव को जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। कॉलेज रोड पर जूतों की एक दुकान और साथ में बैठने वाले दर्जी की दुकान लूट ली गई थी। एक और लाश शहर के सिरे पर एक कब्रिस्तान में मिली थी। लाश किसी अधेड़ उम्र के हिंदू की थी और उसकी जेब में से कुछ रेजगारी और दहेज के कपड़ों की एक फेहरिस्त मिली थी। मोहल्लों के बीच लीकें खिंच गई थी। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान को जाने की अब हिम्मत नहीं थी और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू से कम नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय उतर आए थे। गलियों के सिरों पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियां और भाले लिए और मुश्के बांधे छिपे बैठे थे। जहाँ कई हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे, बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इससे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता। वातावरण में जड़ता सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि यह कांड यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डियोढ़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछे किए जा रही हैं। लोग अपने अपने मोहल्लों में बंद हो गए थे। केवल उड़ती अफवाहों के बल पर एक दूसरे से संपर्क रखे हुए थे। खाते पीते घरों के लोग अपने अपने बचाव में उलझ गए। सार्वजनिक काम ठप हो गए थे। कांग्रेस की प्रभात फेरी और तामीरी काम और सभी काम एक दिन में खत्म हो गए थे। फिर भी सुबह सवेरे हस्बे मामूल जर्नल जैसे तैसे सड़कें लांघता कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गया था। वहां पर ताला चढ़ा देखकर वह पौ फटने तक साथियों का इंतजार करता रहा और जब वे नहीं आए तो नाली के ऊपर बने चबूतरे पर खड़ा होकर उसने छोटी सी तकरीर की और वहां से रवाना हो गया। साहिबान, चूंकि आज सभी बुजदिल चूहों की तरह घरों में घुसे बैठे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज प्रभात फेरी नहीं होगी। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब शहर में अमन बनाए रहें। यह सब शरारत अंग्रेज़ की है जो भाई भाई को आपस में लड़ाता है। जय हिंद। और वह चबूतरे पर से उतरकर लेफ्ट राइट करता अंधेरे में खो गया था। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा था, लेकिन जैसे तैसे
मास्टर देवव्रत ने उसके कुशल क्षेम की खबर लाला लक्ष्मी नारायण को भिजवा दी थी। दूसरे लाला जी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, कि शाहनवाज स्वयं पहुंच गया था। ऊंचा लंबा रोबीला शाहनवाज वह अपनी गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी लेकर आया था। शाहनवाज के साथ लाला जी की जान पहचान तो थी, पर बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। देखते ही देखते लाला जी, उनकी पत्नी और बेटी उसी मोटर में बैठकर मोहल्ले में से निकल गए थे। नान को अकेला मकान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुस्तैदी से चौकीदारी करना, सोए नहीं रहना, नानकू सारा घर तुम पर छोड़ के जा रहे हैं। और मोटर रवाना हो गई थी। नीली ब्यूक गाड़ी सुनसान सड़कों पर बल खाती चली जा रही थी। जगह जगह रास्ते पर खड़े लोगों की नज़र उन पर जाती थी। सभी देखते थे कि अगली सीट पर ड्राइवर की जगह तुर्रेदार पगड़ी पहने शाहनवाज बैठा था। दोस्तों का दोस्त, चिट्ठा दमकता चेहरा, और उसकी बगल में लाला लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और पीछे जनानी सावरियाँ बैठी हैं। यूँ निकल कर जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। और जब कहीं सड़क पर लोगों की गांठ नज़र आती, लाला जी दूसरी ओर देखने लगते थे, जबकि पिछली सीट पर बैठी लाला जी की पत्नी शाहनवाज को आशीषें दे रही थी। ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है, जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और अब ब्यूक गाड़ी लाला जी और उनके परिवार को सदर बाज़ार में उनके किसी संबंधी के घर छोड़ देने के बाद फिर से शहर की सड़कों पर बढ़ती चली जा रही थी। अब शाहनवाज सीधे अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ के डेरे पर जा रहा था, पर शाहनवाज को अपने बचाव की कोई चिंता नहीं थी। उसकी ब्यूक मोटर सभी जगह जाती थी। जामा मस्जिद के सामने से होती हुई ब्यूक गाड़ी माई सत्तो के तालाब की ओर जा रही थी। सड़क के दोनों ओर के मकान छोटे छोटे थे, छोटी छोटी दुकानें जिनके आगे लाठियों के सहारे साइबान खड़े किए गए थे, खंडर सी लग रही थी। यह मुसलमानी इलाका था। अधटूटा पुल पार करने के बाद मोटर सैयदों के मोहल्ले की ओर बढ़ चली। दाएं बाएं के घर ऊंचे उठने लगे। छज्जों वाले 2 मंजिला 3 मंजिला घर नीचे आगे को बढ़े हुए चबूतरे, किवाड़ों, खिड़कियों के ऊपर रंगीन शीशे। यहाँ हिंदू वकील और ठेकेदार रहते थे। एक आध को छोड़कर सभी हिंदू थे। शाहनवाज का अनेकों के साथ उठना बैठना था। बेतकल्लुफ़ी थी, दोस्ती यारी थी। वह जानता था इस वक्त झरोके में लगी आंखें उसकी ओर देखे जा रही हैं, पर उसे इस बात का भी विश्वास था कि सभी आंखें उसे पहचानती हैं। फिर भी उसने मोटर की रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी। माई सत्तो के तालाब के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ को मुड़ गया। यह इलाका मिला जुला इलाका था, सभी तरह के लोग रहते थे। दुकानों की एक लंबी कतार जूतियां बनाने वालों की थी। ये लोग होशियारपुर से आए थे, सभी सिख थे। सभी दुकानें बंद थी। आगे चलकर कुछ कच्चे घर थे जिनकी दीवारों पर गोबर की थापियां लगी थी। यह इलाका भी सुनसान पड़ा था। यह भंगियों की बस्ती थी। शाहनवाज की मोटर फिर धीमी हो गई। यहाँ संकट का साया इतना गहरा हुआ नहीं जान पड़ता था। बिजली के खंभे के इर्द गिर्द 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए घूम रहे थे। उन्हीं के नज़दीक बच्चों की एक और टोली खेल रही थी। पास से गुजरते हुए शाहनवाज ने ध्यान से उनकी ओर देखा। बच्चे घेरा बनाए खड़े थे और घेरे के अंदर एक छोटी सी लड़की कुर्ता ऊपर खींचकर ज़मीन पर लेटी थी और उसकी जांघों पर एक नन्हा सा लड़का बैठा था। उसने भी अपना कुर्ता ऊपर को चढ़ा रखा था। आसपास खड़े सभी बच्चे हंसी से लोटपोट हो रहे थे। कमज़ाद इन्हें और कोई खेल नहीं सूझा। शाहनवाज बुदबुदाया और
हंसकर आगे बढ़ गया। इस इलाके में अभी तक तनाव नहीं आया था, यदि था तो नज़र नहीं आता था। शाहनवाज के चेहरे की ओर देखते हुए यह नहीं लगता था कि कभी उसके मन में भी ओछे या क्षुद्र विचार उठ सकते होंगे। रोबीला जवान छाती तानी रहती, तुर्रा लहराता रहता, बूट चमचमाते रहते, सदा सरसराते धोबी के धुले कपड़े पहनता था। ईमान से ये किसी लड़की की तरह देखकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। उसके बारे में कहा जाता था, पर यह वर्षों पहले की बात थी। अब वह धीरे गंभीर दुनियादार आदमी था, पेट्रोल के 2 पंपों का मालिक। इसकी मोटरें लारियां चलती थी, पर फिर भी दोस्त परवर, मिलनसार, हंसमुख और जज्बाती जैसा पहले हुआ करता था, अब भी था। दोस्त परवी उसका ईमान थी। जब शहर में गड़बड़ शुरू हुई थी और वह रघुनाथ का सुख समाचार लेने आया था, तो उसने रघुनाथ के घर की बगल में बैठने वाले नान बाई से कहा था, देख फ़कीरे, दोनों कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे यार के घर को किसी ने बुरी नज़र से देखा तो मैं तुझे पकड़ूंगा। कोई इस घर के नज़दीक नहीं आए। मोटर अब बड़ी सड़क पर आ गई थी। इलाका खुल गया था। सड़कें चौड़ी थी और आसपास के घर सड़कों से काफ़ी दूरी पर थे। इलाका मुसलमानी था और मोटर धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। भावड़ खाने की ओर जाने वाली सड़क के सिरे पर मौलादाद खड़ा था। पीछे एक दुकान के चबूतरे पर 5-7 आदमी मुश्के बांधे और लाठियां और भाले हाथ में लिए बैठे थे। मौलादाद आज भी अपनी निराली पोशाक में था। खाकी रंग की बिरजिस, गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल। शाहनवाज की मोटर को आता देखकर आगे बढ़ाया था। क्या खबर है? शाहनवाज ने मोटर खड़ी करते हुए पूछा। क्या खबर है खान जी? उधर पिछले मोहल्ले में काफिरों ने एक गरीब मुसलमान को मार डाला है, कहते हुए मौलादाद के होठों पर गुस्से से झाग आ गया। मौलादाद की नज़र में गुस्सा था, मानो वह कह रहा हो, तुम तो खान जी काफिरों से बगलगीर होते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, जबकि मुसलमान मर रहे हैं। पर वह कुछ भी बोला नहीं। मौलादाद जानता था कि उसकी पहुंच उस जगह तक नहीं जा सकती जिस जगह तक शाहनवाज की पहुंच जा सकती है। शाहनवाज का उठना बैठना डिप्टी कमिश्नर तक से था, शहर के रईसों तक था, जबकि मौलादाद कमेटी के आसपास ही बरसों से चक्कर काट रहा था। 5 काफिर हमने भी काटे हैं, इनकी माँ की शाहनवाज ने सुना अनसुना कर दिया और मोटर चला दी। वह थोड़ी दूर ही आगे गया था जब दाईं ओर एक गली में से सहसा बहुत से लोग नमूदार हुए। चुपचाप चलते हुए लोग सड़क पार करने लगे थे। जनाजा था। आगे आगे हयात बख्श चला जा रहा था। सिर पर कुल्ला, सफ़ेद कमीज़ और सलवार। लोगों के पैरों की हल्की हल्की आहट हवा को जैसे थपकियाँ देती जा रही थी। शाहनवाज समझ गया था कि वह उसी मुसलमान की मैयत होगी। जनाजे के पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी जा रहे थे, जो ज़रूर उसके बेटे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद सड़क साफ हो गई थी। शाहनवाज ने गाड़ी फिर चला दी। फाटक लांघकर शाहनवाज ने मोटर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और चाबी झुलाता बंगले की ओर बढ़ने लगा। पर्दे के पीछे खिड़की के पास रघुनाथ की पत्नी ने उसे सबसे पहले देखा और उसे पहचानते ही उसे हार्दिक खुशी हुई। ओ कराड़, खोल दरवाज़ा, बाहर से आवाज़ आई। रघुनाथ की पत्नी लपक कर बाथरूम की ओर गई। शाहनवाज तुमसे मिलने आया है, उसने दरवाजे के बाहर पति को संबोधन करते हुए कहा। मैं उसे बिठलाती हूँ, तुम आओ। दरवाज़ा खुलने से पहले ही शाहनवाज फिर से बोलने लगा था। ओह याबू, बंगले में रहने लगा है तो दरवाज़ा ही नहीं खोलता। फिर भाभी को सामने खड़ा देखकर अचकचा गया। भाभी सलाम। किधर है मेरा यार?
उसने कहा और बैठने वाले कमरे में दाखिल हो गया। रघुनाथ की पत्नी ने बताया कि रघुनाथ बाथरूम में था और वह शाहनवाज के निकट कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ कैसा है भाभी, कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा किया वहाँ से निकल आए। अच्छा है, पर अपना घर तो अपना ही होता है, अब ना जाने कभी उसमें जाना होगा या नहीं। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। शाहनवाज भी भावुक हो उठा। रो नहीं भाभी, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग ज़रूर फिर अपने घर में जाओगे, तू बेफिक्र रह। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में से यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वह बेझिझक आ जाती थी। रघुनाथ को इस बात का गर्व हुआ करता था कि उसका सबसे नज़दीकी दोस्त एक मुसलमान है। फातिमा को नहीं लाए, जब आते हो अकेले चले आते हो। शहर में गड़बड़ है भाभी, तुम क्या समझती हो मैं सैर को निकला हूँ? तुम आ सकते हो तो वह नहीं आ सकती? मोटर में वह भी बैठ सकती थी। तभी रघुनाथ आ गया। ओ याबू, तुझे यहाँ भी टट्टियाँ लगी हैं? उधर से भाग के आया है काफिर और यहाँ भी टट्टियाँ करने लगा है। और दोनों बगलगीर हो गए। शाहनवाज का दिल फिर भावोद्रेक में डूब डूब गया। इस मेरे यार पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, इसे कोई हाथ लगा कर तो देखे, उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। भाभी बाहर जाने को हुई तो शाहनवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रही हो भाभी? मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खाना क्यों नहीं खाओगे? यह तो बोलता ही रहेगा। जानकी, तुम खाना तैयार करो। रघुनाथ बोला। जा जा, भिंडी खिलाएगा? मैं भिंडी नहीं खाता। भाभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाना। पर जानकी जा चुकी थी। उसने पीछे से आवाज़ दी। खुदा कसम भाभी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ। खाना नहीं खाओगे? चाय तो पियोगे? भाभी कमरे की दहलीज पर लौट आई थी। यह तो मैं पहले से जानता था, तुम खाना नहीं खिलाओगी, पर लाओ तुम चाय ही पिला दो। दोनों दोस्त बैठ गए। रघुनाथ ने गंभीर आवाज़ में कहा, बहुत गड़बड़ है, दिल को बड़ा दुख होता है, भाई भाई का गला काट रहा है। पर सहसा इस वाक्य से दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उनके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात दूसरी थी। इस वाक्य से रघुनाथ ने मानो निजी रिश्ते के साथ जातियों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बारे में दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार थे। सुना है गांवों में भी फसाद शुरू हो गए हैं, रघुनाथ ने कहा। पर इस विषय पर अधिक वार्तालाप की गुंजाइश नहीं थी। दोनों अटपटा सा महसूस करने लगे। यह विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चादर सा बिछ गया था। छोड़ याबू, तू अपनी बात कर, शाहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा। जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हो गई? भीम से, शाहनवाज ने चहक कर कहा। कौन सा भीम? रघुनाथ ने पूछा और फिर दोनों ने ठहाका मारकर हंस पड़े। भीम उनका लड़कपन का सहपाठी रहा था और किसी छोटे से डेपुटी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर का बेटा था और इसी नाम से अपना परिचय दिया करता था। इसी कारण सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। यही रहता है काफिर 2 साल से, कभी मिला ही नहीं, शाहनवाज ने कहा और शाहनवाज फिर ताली बजाकर हंस दिया। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मैंने ज़ोर से कहा, डेपुटी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर साहब। कमबख्त खड़ा हो गया पर मिला बड़े प्यार से। भाभी चाय ले आई थी, मेज़ पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक काम है खान जी। भाभी के आ जाने से दोनों को इत्मीनान हुआ। फसादों के बारे में बात करते समय दोनों अटपटा महसूस करते थे और मिल बैठे और इस भयानक स्थिति की चर्चा ना करें, यह भी अटपटा लगता था।
बचपन के मजाक और हंसी मजाक भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ खोखले लगने लगे थे। कहीं ना भाभी, कहो ना भाभी, अगर तकलीफ ना हो तभी तुम कहो भी, मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर में पड़ा है, वह निकलवाना है। जब आए थे तो थोड़ा सा सामान लेकर चले आए, मैं कुछ भी साथ नहीं लाई। इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा सा तो काम है, कहाँ रखे हैं? अधछत्ती वाली कोठरी में। शाहनवाज उनके घर के कोने कोने से परिचित था। दोस्तों में यही एक दोस्त घर के अंदर आ सकता था। उस पर तो ताला चढ़ा होगा, इतना बड़ा सिक्के का ताला। मैं चाबियाँ देती हूँ, मैं जगह भी समझा दूंगी। निकाल लाऊंगा, आज ही निकाल लाऊंगा। मिल्की वहाँ पर होगा, वह ताला वाला खोल देगा। मिल्की वहीं पर है, मैं सुबह उस तरफ चक्कर लगा आया हूँ, उसे खबरदार करता रहता हूँ। खाना वाना कहाँ खाता है? सारा घर उसके पास है, वहीं रसोई घर में खाना बना लेता होगा। और क्या? रघुनाथ बोला। रसद तो इतनी है कि 6 महीने तक खाए तो ख़त्म नहीं होगी, रघुनाथ की पत्नी ने कहा। फिर शाहनवाज की ओर देखकर बोली, फिर लाऊं चाबियाँ? शाहनवाज फिर भावुक हो उठा। उसे फिर गर्व का भास हुआ। हजारों के जेवर की चाबियाँ भाभी मेरे हाथ में दे रही है, मुझे अपना समझती है तभी तो। भाभी चाबियाँ खनकाती ले आई। और जो मैं तुम्हारा जेवर हजम कर जाऊं तो भाभी? तुमसे जेवर अच्छा है खान जी, तुम उसे फेंक भी आओ तो मैं सी नहीं करूँगी, मैं कहूँगी तुम्हारी बला से। और फिर गुच्छों में से चुन चुन कर चाबियाँ दिखाने और समझाने लगी। थोड़ी देर बाद शाहनवाज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त बाहर आए और चुपचाप चलते हुए मोटर तक आ गए। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शाहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रघुनाथ के दिल से अपने आप ही जैसे कृतज्ञता के शब्द निकल आए थे। ओ चुप ओए कराड़, शाहनवाज ने कहा, जा घर जाकर बैठ टट्टी कर, उसने कहा और मोटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। रघुनाथ ठिठका खड़ा रहा। जा ना जा, इधर मेरा मगज क्यों चाट रहा है? रघुनाथ फिर भी खड़ा रहा। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जाना, अब जाना, मेरा हाथ गंदा नहीं कर, जा किसी फाकिस से बात कर, जा जा, क्यों खड़ा मगज चाट रहा है? तेरे जैसे बहुत देखे हैं। और शाहनवाज ने मोटर चला दी। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।